गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडूशाला में आपका स्वागत है। हम लोग लूसेंट की सीरीज़ देख रहे थे। इसमें बायोलॉजी पार्ट चल रहा था, तो ये बायोलॉजी का पार्ट 4 है। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले ये वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके हैं। पादप उत्तक ये दो प्रकार का होता है, विभाज्य उत्तकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। और विभाज्य उत्तकी उत्तक जो है वो भी 3 भागों में बटा हुआ है: शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक और अंतर्देशीय विभाज्य उत्तक। और जो अस्थायी उत्तक है वो 2 भागों में है: सरल उत्तक और जटिल उत्तक। और सरल उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है: मृदुतक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। और जटिल उत्तक जो है वो जाइलम और फ्लेम में बांटा गया है। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। उत्तक समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विभाज्योत्तकी उत्तक। पौधों के वर्धी क्षेत्र को विभाज्योत्तक उत्तक कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधों के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, विभाज्योत्तकी उत्तक के विशिष्ट लक्षण हैं: ये गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती हैं। इनकी भित्तियाँ पतली व एकसार होती है और जीव द्रव सघन, केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। तो ये विभाज्योत्तकी उत्तक के बारे में था। अब देखते हैं शीर्षस्थ उत्तक। ठीक है, तो ये उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाया जाता है तथा पौधों की प्राथमिक वृद्धि में इन्हीं कारणों के होती है। इन्हीं के कारण होती है पौधों में जो प्राथमिक वृद्धि होती है, विशेषकर लंबाई में। ठीक है, नेक्स्ट है पार्श्व विभाज्योत्तक। इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। तो जो पार्श्व विभाज्योत्तक है उससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है और शीर्षस्थ से विशेषकर लंबाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है अंतर्वेशी विभाज्योत्तक। यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योत्तक का अवशेष है जो बीच में अस्थायी उत्तकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। ठीक है, इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता वैसे पौधों के लिए है जिनके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्योत्तक की सहायता से ही वृद्धि करती है, जैसे घास। ठीक है, तो घास जो है अंतर्वेशी विभाज्योत्तक का उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं अस्थायी उत्तक। इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कशन देख रहे हैं। ठीक है, अस्थायी उत्तक क्या है? अस्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता को खो चुकी हैं तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं। ये कोशिकाएं मृत तथा जीवित हो सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं सरल उत्तक। यदि अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल उत्तक कहते हैं। ठीक है, जो अस्थायी उत्तक है वो जब एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल उत्तक कहते हैं। जटिल उत्तक, यदि अस्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के लिए बने होते हैं तो इन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। जाइलम क्या है? इसे प्रायः काष्ठ भी कह देते हैं। यह संवहनीय उत्तक है। इसके 2 मुख्य कार्य हैं: जल व खनिज लवणों का संवहन करता है और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। तो इसके 2 मुख्य कार्य क्या क्या हैं जाइलम के? ये जल व खनिज लवणों का संवहन करता है और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, और इसे प्रायः क्या कहते हैं? काष्ठ भी कह देते हैं। ठीक है, यह संवहनी उत्तक है। नेक्स्ट है पौधों की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को ही गिनकर की जाती है। ठीक है, तो पौधों की जो आयु की गणना है वो जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं फ्लोएम। यह भी एक संवहन उत्तक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। तो फ्लोएम का जो कार्य होता है वो पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाए जाते हैं उसे पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है।
तो मेनली रूप से जाइलम और फ्लोएम ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णरहित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है 6CO2 और 12H2O, और ये प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 बनाता है, और जिसे ग्लूकोज कहते हैं, और प्लस 6H2O प्लस 6O2 जल और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है वो कौन क्या क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, पानी है, क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश है। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल सीरा से परासरण द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। अब क्लोरोफिल देखते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं। कौन कौन? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जैंथोफिल। ये 4 घटक क्लोरोफिल का है। इनमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया, जिसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, और एक रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, जिसे डार्क केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो देखते हैं इन्हें। प्रकाश रासायनिक क्रिया क्या है? यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हील क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP एवं ADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। अब देखते हैं रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा एवं स्टार्च बनता है। अब देखते हैं पादप हार्मोन। ठीक है, पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। ऑक्सीसन। ऑक्सीसन की खोज जो है सन 1880 में डार्विन ने की थी। यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्सों में होता है और इसके प्रमुख कार्य क्या है देखते हैं। इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वी कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। यह पत्तियों का विलगन रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। यह फसलों को गिरने से बचाता है। तो ये सभी ऑक्सीसंस का कार्य है। ये क्या है? ये पादप हार्मोन है। नेक्स्ट देखते हैं जिब्रेलिन्स। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में मदद करता है। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। ये काष्ठीय पौधों में एगा की सक्रियता को बढ़ाता है। इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है। जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका कार्य था। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज मिलर ने 1955 में की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया था। ठीक है, मिलर ने इसका खोज किया था, लेकिन जो इसका नामकरण है वो लिथाम ने किया था। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करते हैं। यह ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है। यह RNA एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। यह बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड।
इस हार्मोन की खोज पहले 1961 से 65 में कार्स एवं एडिकोट तथा बाद में वेयरिंग ने की। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुसुप्ता अवस्था में रखता है। यह पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। नेक्स्ट है एथिलीन। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया था। यह फलों को पकाने में व मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों, फलों के विलयन को प्रेरित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम लोग ये पादप हार्मोन डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? फ्लोरिजेंस। ठीक है, फ्लोरिजेंस है, ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन कहते हैं। तो फ्लोरिजेंस को क्या कहते हैं? फूल खिलाने वाले हार्मोन। नेक्स्ट है ट्राउमेटिन। यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है जिससे पौधों के जख्म भर जाते हैं। अब देखते हैं पादप रोग। ठीक है, पादप रोग में सबसे पहले है विषाणु जनित रोग। देखते हैं वायरल डिजीज। तंबाकू का मोज़ेक रोग। इस रोग में क्या होता है? पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। ठीक है, इसका नियंत्रण कैसे होता है? रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। तो इसे जो रोग से प्रभावित पौधे हैं उन्हें इकट्ठा कर जलाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोटैटो मोज़ेक। यह रोग पोटैटो वायरस एक्स से होता है। इसमें पत्तियां चितकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट है बंकी टॉप ऑफ बनाना। यह रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती है। रंग परिवर्तन, कलर चेंज। हरिमाहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफ़ेद या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है। वेन क्लियरिंग में सिराएं पीली व अन्य भाग हरे तथा वेन बैडिंग में सिराएं हरी व अन्य भाग हरिमाहीनता होती हैं। ठीक है, तो ये था विषाणु जनित रोग। अब देखते हैं जीवाणु जनित रोग। तो आलू का सैथिल रोग, इसको रिंग रोग के नाम से जाना जाता है क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु होता है। तो कौन सा होता है? स्यूडोमोनास सोलेनोसियरम नामक जीवाणु होता है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। इस रोग का कारक जैंथोमोनेस नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलांध्र संरचना भूरा रंग हो जाता है। ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट है धान का अगमारी रोग। तो यह रोग जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। अब नेक्स्ट है साइट्रस कैंकर। इस रोग का कारक जैंथोमोनस सिट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू की पत्तियों, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है गेहूं का डुंडू रोग। इस रोग का कारक कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी नामक जीवाणु तथा एंजुइना टिट्रिकी नामक नेमेटैड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। करनाल बंट भी गेहूं की एक बीमारी है। ठीक है, अब देखते हैं तत्वों की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग देखते हैं और किस तत्व की कमी से ये रोग होता है वो देख लेते हैं। तो आलू एवं बैगन में लिटिल लीफ, तो ये जस्ता की कमी से होता है। नींबू में डाइबैक तांबा की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ तांबा की कमी से होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग बोरॉन की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। लीची में पत्ती जलना, ये पोटेशियम की कमी से होता है। और धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। आंवले में निक्रोसिस रोग बोरॉन की कमी से होता है। सलजम में वाटर कोर या मैग्नीज की कमी से। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी से। मक्का में वाइट बर्ड जस्ता की कमी से। चुकंदर में हटरॉट है, ये बोरॉन की कमी से होता है। नेक्स्ट आते हैं वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, तो लौंग जो है
फूल की कली से प्राप्त होती है। केसर मसाला बनाने में पौधों का वर्तिकाग्र भाग काम में लाया जाता है। हेरोइन जो होता है अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। एजोला नामक जलीय फर्न को जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं। वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वो जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, तो जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। उदाहरण देखते हैं, जिनकगो जो वृक्ष है, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवार्क, लैरोमोट, बिली और सीलाकेत, ये सभी हैं आदि। कुनैन सिंकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। तो जो कुनैन होता है सिंकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग कैरोटीनाइड के कारण होता है। 2,4-D है, ये खरपतवारनाशी होते हैं। नेक्स्ट है वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क क्वेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हायासिंथ है। ठीक है, अब देखते हैं तथ्य और उदाहरण व विवरण। ठीक है, तो सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष जो है यूकेलिप्टस है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोआ है। यह एक नग्नबीजी है। इसकी ऊंचाई जो है 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे छोटा आवृतबीजी आकार में ये लेमना है। यह जलीय आवृतबीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। अब देखते हैं सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा, तो यह है विक्टोरिया रिजिया। यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा बीज जो 12 इंच लंबा होता है वो कोकोडीमर का होता है। प्रजाति कौन सी है? लोडोसिया लाडविका, ये प्रजाति है और सबसे बड़ा बीज होता है कोकोडीमर का। नेक्स्ट पे आते हैं, सबसे छोटा टेरिडोफाइडा एजोला होता है। यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटे बीज आर्किड का होता है। सबसे छोटा पुष्प उल्फिया होता है। इसका व्यास मात्र 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ा पुष्प देखें तो ये रैफ्लेसिया है ओर्नोलाइड। इसका व्यास 1 मीटर है तथा भार लगभग 8 किलोग्राम हो सकता है। यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी कौन सा है, तो यह है आर्सीथोबियम। यह एक द्विबीजपत्री है जो नग्न बीजियों के तने पर पुण्य परजीवी होता है। सबसे बड़ा नर युग्म साइकस का होता है। यह एक नग्न बीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का ही होता है। जीवित जीवाश्म साइकस का ही होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में होता है। सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में होता है। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है, तो यह ऑफियोग्लोसम है फर्न, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा होता है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप देखें तो यह है हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस जो है सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप है। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेमिया पिग्मिया होता है। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा जो है हार्डविजिया वाइनेका है। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा लेगोपस है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गेलिसेप्टिकम का है। टेनिस गेंद जैसा फल केंथ होता है। जंगल की आग ढाक। कॉफ़ी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका है। इसमें कैफीन होती है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केको है। इसमें थियोब्रोमिन व कैफीन होती है। अफीम देने वाला पौधा पॉपी होता है, जिसका क्या नाम है? पेपावर सोमेनिफेरम। इसमें मोपिन होती है। तो इस तरह देख लिया हम लोगों ने पौधों के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट है पारिस्थितिकी। ठीक है, चलिए देखते हैं जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों
पॉपुलेशन को जैविक समुदाय कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह महासागर होता है सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था, टेंसले। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग टेंसले ने सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र को दो घटकों का यह बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। ये देख लेते हैं, जैविक घटक किसे कहते हैं? जैविक घटक इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये 3 भागों में इसे विभक्त किया गया है। उत्पादक वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं, जैसे हरे पौधे। उपभोक्ता वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। ठीक है, तो वो उपभोक्ता कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधों या उसके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर इत्यादि। तृतीयक उपभोक्ता देखते हैं, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता, ये सब तृतीयक उपभोक्ता के आते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, तो मानव क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। अपघटक, तो इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये अपघटक होते हैं। नेक्स्ट है जैविक घटक देख लिया, अब अजैविक घटक देखते हैं। अजैविक घटक है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु कारक, जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। नोट में देख लेते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में है। अब देखते हैं पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? यह अहमदाबाद में है। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र जो है यह कोयम्बटूर में है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है प्रदूषण। ठीक है, देख लेते हैं। वायु, जल या भूमि अर्थात पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, वो प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण। अब देखते हैं एक एक करके। वायु प्रदूषण, जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयव की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का तात्पर्य कणिकीय पदार्थ, पार्टिकुलर मैटर, और SPM का तात्पर्य निलंबित कणिकीय पदार्थ है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है। ठीक है, प्रमुख वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO तथा NO2 दोनों, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड, धूल तथा धुएं के कण एरोसोल्स, ये सभी वायु प्रदूषक हैं। नेक्स्ट है वायु प्रदूषक एस्बेस्टस धूल फेफड़ा को, सीसा उदर को, पारा रक्त धाराओं को तथा कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित करता है।
तो जो एस्बेस्टस धूल होता है वह फेफड़ा को प्रभावित करता है, सीसा उदर को, और पारा जो है रक्त धाराओं को, एवं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सभी मिलकर बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर का शब्द का प्रयोग किया जाता है। वात स्फीति क्या है? वायु प्रदूषण से होने वाला एक खतरनाक रोग है जो फेफड़े को प्रभावित करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण संस्थान। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली में है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद यह देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद में है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ है? यह भी कोलकाता में है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक गौण पीएन जिसको पैन भी कहते हैं, एक गौण प्रदूषक होता है पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती थी में मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण दुर्घटना हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जल प्रदूषण। जल से अवांछनीय कारकों या पदार्थों के जुड़ जाने को जल प्रदूषण कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल 2.5 से 3% ही स्वच्छ जल है। जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं? जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम के सल्फेट, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, औद्योगिक अवशिष्टों के जल में घुल जाने से होता है। समुद्र जलीय प्रदूषण सल्फर युक्त भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम पदार्थों के जल में घुलने से होता है। नोट देखते हैं, भारत के कुछ भागों में भूमिगत पेयजल में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड नामक प्रदूषक पाए जाते हैं। भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निक्षालक कहते हैं। ऑयल स्पिल्स क्या है? ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है। इस तरह जलीय सतह पर फैले तेल को ऑयल स्पिल्स कहते हैं। नेक्स्ट है पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाता है। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से एस्बेस्टियोसिस नामक रोग हो जाता है। जानलेवा रोग है ये। नोट है नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन। वातावरण में चारों ओर फैली अनिश्चित या अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण का स्रोत ऊंची आवाज़ या शोर है, चाहे वह किसी प्रकार उत्पन्न हुआ हो। नोट पराध्वनिक जेट ओजोन परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है। अब देखते हैं मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के स्रोत कौन से हैं? तो अम्लीय वर्षा, खानों से प्राप्त जल, उर्वरकों व कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग, कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट, खुले खेतों में मल विसर्जन आदि ये सब मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं। नाभिकीय प्रदूषण देखते हैं, न्यूक्लियर पोल्यूशन। यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है। इसके निम्न स्रोत हो सकते हैं: चिकित्सा में उपयोग होने वाली किरणों से प्राप्त प्रदूषण, परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन से उत्पन्न परमाणु प्रदूषण, नाभिकीय शस्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण, शोध कार्यों में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से उत्पन्न प्रदूषण। तो ये सभी नाभिकीय प्रदूषण के स्रोत हैं। नोट में देखते हैं, अमेरिका में 28 मार्च 1979 को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई
रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हानिकारक व भीषण दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल स्थित एक रिएक्टर में घटी, जिसमें एक रिएक्टर इकाई की छत गल गई थी। ठीक है, अब देखते हैं प्रदूषकों का दीर्घकालीन प्रभाव। प्रदूषक और उसका प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे लीवर और किडनी की क्षति होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इससे कैंसर होता है। धूलकण, इससे स्वास्थ्य संबंधी रोग होता है। और सीसा, इससे केंद्रीय नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्राणी विज्ञान। तो चलिए इसे अगले वीडियो में देखते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नए इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके।